दोस्तों, एक सवाल तो आप लोगों के दिमाग में भी अक्सर आता होगा कि आखिर ये जितने भी अरब देश हैं, ये अमीर तो बहुत हैं, इनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन आखिर इन लोगों की फ़ौजें कहाँ पर हैं? क्योंकि मिस्र जैसे अगर एक आध देश को छोड़ दिया जाए तो अरब दुनिया में कोई ऐसा देश ही नहीं है कि जिसके पास कोई ताकतवर आर्मी मौजूद हो। इसराइल तो छोड़ दीजिए, इसराइल तो बहुत ताकतवर है क्योंकि उसके साथ अमेरिका और पूरा वेस्ट खड़ा है। बल्कि अगर कोई छोटा मोटा दुश्मन भी इन लोगों का इनके ऊपर अटैक कर दे तो उनसे लड़ने के लिए या उनको हराने के लिए इन लोगों के पास आर्मी ही नहीं है। आर्मी है लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अंदरूनी कामों के लिए है, यानी रिजीम को प्रोटेक्ट करने के लिए है। सऊदी अरबिया में जो सऊदी अरबिया की हुकूमत है उसकी हिफाजत के लिए है। यूएई में जो यूएई की हुकूमत है उसकी हिफाजत के लिए है। मतलब अगर अंदर से कभी बगावत होती है, कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस मामले में ये रिजीम को बचाएंगे। लेकिन ये फ़ौजें इस काबिल नहीं हैं कि किसी बाहरी दुश्मन से इन लोगों को बचा सकें। अब ऐसा है क्यों? आखिर इतने अमीर देशों के पास भी आज ताकतवर फ़ौज क्यों नहीं है? इन लोगों ने अपनी फ़ौजें बनाई क्यों नहीं हैं? इसको थोड़ा हम पीछे से समझते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जैसा कि आजकल हम लोगों को बताया जाता है कि अरब के लोग फ़िलिस्तीन की बजाय इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आजकल जो मीडिया के ज़रिए से हम लोगों को बताया जाता है कि अरब वर्ल्ड ने फ़िलिस्तीन को कम्प्लीटली छोड़ दिया है, बल्कि वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें कुछ लोगों को गलतफ़हमी होती है। दरअसल अरब दुनिया को हमको दो कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। एक है अरब वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उनकी हुकूमतें, और एक है वहाँ की पब्लिक। अब वहाँ की पब्लिक का इस मैटर पर क्या ओपिनियन है या बाकी मैटर्स पर भी क्या ओपिनियन होता है, ये सही बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि वहाँ पर बादशाहती निज़ाम है, वहाँ पर जो सिस्टम है वो मोनार्की का सिस्टम है। तो इस वजह से वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो अपने लोगों की आवाज़ को दबा कर रखती हैं। मीडिया वहाँ पर है नहीं, बाहर के मीडिया को भी आम लोगों तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। जो बोलने की कोशिश करता है उसकी आवाज़ को भी दबा दिया जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ तो पता चल ही नहीं पाता है कि दुनिया भर के मैटर्स पर अरब के आम लोगों की राय क्या है। लेकिन जो कुछ भी पता चला है उससे अभी भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरब के अभी भी ज़्यादातर आम लोग प्रो पैलेस्टाइन हैं, मतलब फ़िलिस्तीन को ही सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक मामला रजीम का है, हुकूमतों का है कि आखिर ये इसराइल को क्यों सपोर्ट करती हैं, तो इसके पीछे दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ज़ाहिर है ईरान है, क्योंकि किसी दौर में हुआ ये था कि जब इन सारे अरब देशों ने एक एक करके फ़िलिस्तीन को अकेला छोड़ दिया तो फिर हुआ ये कि फ़िलिस्तीन के अंदर जितनी भी ताकतें थीं जो इसराइल से मुकाबला करना चाहती थीं या कर रही थीं, और जो ऑलरेडी मुस्लिम ब्रदरहुड से इन्फ्लुएंस थी, उन्होंने अब दुनिया में उभरती हुई एक नई ताकत यानी कि ईरान का हाथ थाम लिया। उन्होंने सोचा यही हमको सपोर्ट कर सकता है और वो उसके साथ चले गए। और उन्हीं बहुत सारे मूवमेंट में से और उन्हीं बहुत सारी ताकतों में से जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी हमास, जिसको आज भी लगातार ईरान बैक करता है। तो अब मामला ये है कि इन अरब देशों को लगता है कि अगर हमास की जीत होगी, फ़िलिस्तीनियों की जीत होगी, तो इनडायरेक्टली ईरान की जीत होगी, ईरान का नाम होगा, और साथ ही साथ जो मुस्लिम ब्रदरहुड की एक आइडियोलॉजी है उसको भी मोमेंटम मिलेगा, और उसके इस मोमेंटम की वजह से उसका असर हमारे देशों में भी आ सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारे देशों में हुकूमतें गिर चुकी हैं, तख्ता पलट हो चुके हैं। इजिप्ट में हो चुका है और भी बहुत सारे देशों में हो चुका है। तो सऊदी अरबिया, यूएई वगैरह इसीलिए मुस्लिम ब्रदरहुड को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, और हमास का जीतना मुस्लिम ब्रदरहुड का जीतना होगा, इसीलिए वो इसको कभी भी जीतता हुआ नहीं देख सकते हैं। यही वजह है कि ये भी दावा किया जाता है कि भले ही आज के दौर में ये सारे अरब देश ज़ाहिरी तौर पर ये दिखा रहे हों कि वो इस पूरे मैटर पर शांत हैं, साइलेंट हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तो ये कोशिश करते हैं कि हमास कामयाब ना हो, हमास की हार हो, वरना ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचारधारा है, ये हमारे देशों में भी हमारी हुकूमतों के ख़िलाफ़ ख़तरा बन सकती है। बाकी जहाँ तक मामला ईरान से दुश्मनी का है, तो बहुत सारे लोग और ख़ास तौर से वेस्टर्न मीडिया हमको बार बार ये समझाने की और दिखाने की कोशिश करता है कि इन दोनों की लड़ाई सुन्नी और शिया की है। हालांकि ऐसा है नहीं, हो सकती है कुछ %, लेकिन कम्प्लीटली शिया सुन्नी की ये लड़ाई नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर ये शिया सुन्नी की लड़ाई है तो फिर ईरान हमास को सपोर्ट क्यों करता है? बावजूद इसके हमास एक कट्टर सुन्नी मूवमेंट है। कतर जो एक अरब का ही देश है, सुन्नी है, आखिर उसके रिश्ते ईरान के साथ क्यों अच्छे हैं? उसके रिश्ते ईरान के साथ इन अरब देशों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर सऊदी अरबिया या इस तरह के बाकी अरब देशों में वाकई एक ऐसी हुकूमत है कि जिसको सुन्नी शिया की फ़िक्र है, तो इसका मतलब तो वो मज़हबी हुकूमत होगी।
اس کے جو لیڈرز ہوں گے، اس کے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے، ان کو مذہب میں، ریلیجن میں بہت انٹرسٹ ہوگا۔ تو اگر ان کو شیعہ سنی کی فکر ہو سکتی ہے تو اس سے زیادہ فکر تو ان کو مسجد اقصیٰ کی ہونا چاہیے، لیکن مسجد اقصیٰ کی تو ان کو بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ تو آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ جن کو مسجد اقصیٰ کی کوئی فکر نہیں ہے، مسجد اقصیٰ سے زیادہ ان کو انٹرسٹ اکنامک فائدوں میں ہے، تو آخر وہ لوگ شیعہ سنی میں کیسے انٹرسٹ لے سکتے ہیں؟ اب اگر بات کریں دوسری وجہ کی کہ آخر یہ ساری عرب حکومتیں، یہ سارے عرب لیڈرز اسرائیل کو اتنی شدت کے ساتھ سپورٹ کیوں کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہے مالی فائدے۔ فلسطین کو سپورٹ کرنے سے مالی طور پر کچھ نہیں ملنے والا ہے، بلکہ نقصان ہوگا جانی مالی، لیکن اسرائیل کو سپورٹ کرنے سے امریکہ کی شاباشی ملتی ہے اور ساری اکنامک جو اپورچونٹیز ہیں وہ ہاتھ میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سیکیورٹی، کیونکہ ان سارے عرب دیشوں کے پاس کوئی طاقتور فوج نہیں ہے، بلکہ ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری ہے امریکہ کے اوپر لمبے وقت سے۔ اب آپ کہیں گے کہ آخر ان دیشوں نے اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ کو دی ہی کیوں ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آرمی بنائی ہی نہیں ہے۔ جو بنائی بھی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سفیشینٹ نہیں ہے، نہ تو طاقت کے معاملے میں نہ ہی تعداد کے معاملے میں۔ اچھا، اب انہوں نے آرمی بنائی کیوں نہیں کبھی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ یہ ڈر ستاتا تھا کہ اگر یہ اپنے دیش میں ایک طاقتور آرمی بنائیں گے اپنے باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، تو خطرہ یہ بھی ہے کہ کل کو وہی آرمی ان کے خلاف تختہ پلٹ کر دے گی، کیونکہ پہلے مڈل ایسٹ کے کئی دیشوں میں ایسا ہوا ہے، سیریا میں ہم نے دیکھا ہے، ایجپٹ میں ایسا دیکھا گیا ہے، لیبیا میں ایسا دیکھا گیا ہے۔ تو پہلے ہی بہت سارے مڈل ایسٹ کے دیشوں میں فوجیں اپنی حکومتوں کا تختہ پلٹ کر چکی ہیں، تو ان لوگوں نے اسی ڈر کی وجہ سے کبھی اپنی فوج بنائی ہی نہیں۔ امریکہ سے ڈیل کر لی، یہ سب اس کو تیل دینے لگے سستے داموں پر، بدلے میں اس نے سیکیورٹی کی ذمہ داری لے لی اور ہر دیش کے اندر اپنے کچھ فوجی ٹھکانے بنا لیے اسی بہانے کہ ہم تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے۔ حالانکہ یہاں پر یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ پچھلے کچھ وقت سے اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اب سعودی عربیہ فائنلی اپنی فوج کو بڑھانے میں، طاقتور بنانے میں انٹرسٹڈ ہے اور اندر ہی اندر کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے سعودی عربیہ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو جاپان یا پھر ساؤتھ کوریا وغیرہ کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی امریکہ کے ہی اوپر ہے لمبے وقت سے، لیکن اب جب ان کو لگتا ہے کہ امریکہ ان کی حفاظت نہیں کر سکے گا جیسا کہ یوکرین وغیرہ میں ہوا ہے، تو چائنا کی ڈر سے اب وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اندر ہی اندر خود کچھ حاصل کریں، اپنی فوج کو بڑھائیں، طاقتور بنائیں، اپنے خود کے ہتھیار بنانے شروع کریں یا ادھر ادھر سے بھی بات کریں تاکہ ہتھیار خرید سکیں۔ لیکن ان تمام ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر اب امریکہ ان کو دھمکانے لگا ہے اور امریکہ ان کے اوپر نگرانی رکھ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہ کریں، ابھی بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ رہیں۔ اور شاید یہی معاملہ مجھے لگتا ہے اگر سعودی عربیہ واقعی کوشش کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اگر عرب دیش چاہیں گے کہ وہ اپنی ملٹری کو بڑھائیں، طاقتور بنائیں، تو کیا ایسا کر سکیں گے؟ امریکہ ہرگز نہیں کرنے دے گا۔